ध्यान देंगे सब कोई। इतिहास का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप क्या है? जैसे एशिया एक महादेश है, वैसे ही यूरोप भी एक महादेश का नाम है। हम लोग जिस महादेश में रहते हैं उस महादेश का नाम है एशिया। तो एशिया सबसे बड़ा महादेश है, यूरोप दूसरा बड़ा महादेश है। तो एशिया के बाद इसी का स्थान होता है। महादेश में बहुत सारे देश क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। तो यूरोप की बात है। आगे है राष्ट्रवाद। एक वर्ड है राष्ट्रवाद। देखो, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति जो लगाव की भावना होती है वही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, भक्ति की भावना, देशभक्ति, ये सब किसके अंतर्गत आता है? राष्ट्रवाद के अंदर आता है। तो आगे हम बात करते हैं इसके बारे में, अच्छे से हम आज पढ़ेंगे। तो ये मतलब कि 17वीं 18वीं शताब्दी की बात है, सदी की बात है। उस समय विश्व के अधिकांश देश या तो राजा महाराजा का शासन था, राजतंत्र में जकड़े हुए थे, या तो तानाशाही में जकड़े हुए थे, या तो सैनिक शासन में जकड़े हुए थे, या तो औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक का मतलब होता है गुलाम। जैसे भारत था ना अंग्रेज का गुलाम, उस शासन को बोलते हैं उपनिवेशिक। अभी जो चल रहा है उसे बोलते हैं लोकतंत्र या गणतंत्र। उसमें लोकतंत्र उतना ज्यादा नहीं था। अधिकांश देश क्या थे? गुलामी थे। गुलाम में जीने की आदत पड़ गई थी लोगों को। हाँ, जब राजा गुजरता था तो हर व्यक्ति अपने घर के बाहर आकर के गर्दन झुका के खड़ा हो जाता था। वो क्या जिंदगी कोई जिंदगी था? सबसे बढ़िया होता है लोकतंत्र। तो उस समय यूरोप का एक देश का नाम है फ्रांस। उस देश का नाम है फ्रांस। फ्रांस में कुलीनवर्ग का मतलब होता है उच्च जाति का। वहां पे बोलते हैं कुलीनवर्ग। कुलीनवर्ग के बुर्बो वंश का राजा का नाम था लुईस 16वां। क्या नाम था? लुईस 16वां। ऐसा ही नाम था, लुईस 16वां, लुईस 17वां, मतलब ऐसा ही नाम चलता था। तो लुईस 16वां नाम था। वह जो राजा था लुईस 16वां, कहाँ का राजा था? फ्रांस का, यूरोप का नहीं भाई। यूरोप के अंदर एक देश है फ्रांस, उसका राजा था लुईस 16वां। क्या नाम है भाई? हाँ, तो वह जो लुईस 16वां था, उसने अपने देश में, फ्रांस में लोगों के साथ दो रंग के व्यवहार करते थे, दुर्व्यवहार करते थे। इसी कड़ी में 1789 की बात है, 1789 ईस्वी की बात है। फ्रांस में क्रांति शुरुआत हुई। फ्रांस में क्रांति फैला, आंदोलन फैला, और वहां के लोगों में जो गुलामी में जीने की आदत पड़ी थी उसका विरोध होने लगा। अब लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगने लगी और क्रांति की शुरुआत हो गई 1789 ईस्वी में। किस देश में? यूरोप के फ्रांस में। और भयंकर लड़ाई चला, आंदोलन लंबा हुआ, और अंत में लुईस 16वां की हार हुई और फ्रांस की गद्दी पर नेपोलियन बोनापार्ट नाम का व्यक्ति बैठ गया। जब नेपोलियन बोनापार्ट गद्दी पे बैठा, उसने कहा कि मैं किसी जाति विशेष का राजा नहीं हूं, मैं पूरे फ्रांस का राजा हूं। और उसने क्या किया? सभी लोगों को बराबर समान अधिकार दिया, नेपोलियन बोनापार्ट ने। इससे लोगों में उसके प्रति, नेपोलियन के प्रति आस्था जगी। हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग, हर समुदाय के लोग नेपोलियन के पीछे, नेपोलियन के लिए मर मिटने को तैयार होने लगे। नेपोलियन की ताकत बढ़ने लगी, क्योंकि हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग उसके साथ में था।
अब नेपोलियन 1804 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पे बैठ गया। कब बैठा? 1804 ईस्वी में। और नेपोलियन ने बगल के देशों पर लगातार आक्रमण करते गया। नेपोलियन का इच्छा हो गया कि वह यूरोप का सम्राट बने। मतलब एक समय वह एक देश का सम्राट था, एक देश का राजा था फ्रांस का। उसका मकसद हो गया, पहले क्या था कि राजा महाराजा बगल के राज्य पर आक्रमण करते थे और उस राजा को हराकर जमीन हड़प लेते थे। यह प्रक्रिया भी है, जो जीते वह पीटा। 1962 में जिस प्रकार चाइना ने भारत पर आक्रमण किया, भारत वाला राज्य बुरी तरीका से हारा था। अब भारत का बहुत बड़ा भूभाग आज किसके पास में है? चीन के पास। छीन लिया भारत का, क्योंकि भारत के पास हथियार नहीं था। चीन बहुत मजबूत देश है, उसने भारत को हरा दिया था। और हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का उसी में वही प्रधानमंत्री थे। भारत हार गया और उनको क्या आ गया? हार्ट अटैक आ गया, मर भी गए बेचारे, उसी सदमा में मर गए। तो उसी प्रकार नेपोलियन क्या कर रहा था? बगल के देशों पर लगातार हमला कर रहा था। और इसी कड़ी में 1815 ईस्वी की बात है। कब की बात है? पहले उससे पहले चलते हैं कि नेपोलियन ने क्या किया। फ्रांस के में क्रांति फैला 1789 में, उसका असर क्या हुआ? देखो हुआ क्या। फ्रांस की क्रांति के निम्नलिखित असर हुए, निम्नलिखित परिणाम निकले। सबसे पहला परिणाम तो यह निकला कि जो सत्ता था, जो शासन था, जो कुलीन वर्ग के हाथ में था। किसके हाथ में था? कुलीन वर्ग के हाथ में था। उससे सत्ता छीन करके मध्यम और पिछले वर्ग के हाथों में आ गया। फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम यही निकला। फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम यही निकला कि सत्ता कुलीन वर्ग के हाथों से छीनकर किसके पास आ गया? मध्यम और पिछले वर्गों के हाथों में आ गया। दूसरा बात, नेपोलियन ने क्या किया? जैसे ही नेपोलियन फ्रांस का शासक बना, उसने लुई 16वां, याद आ रहा है ना? लुई 16वां जिसको हराया था उसने। लुई 16वां के द्वारा जितने भी प्रतिनिधि बनाए गए थे, सारे प्रतिनिधि को हटा दिया गया और नया प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। नेपोलियन ने शासक बनते ही लुई 16वां के द्वारा जितने भी प्रतिनिधि बनाए गए थे, सारे प्रतिनिधि को हटा करके और अपना नया प्रतिनिधि नियुक्त किया। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद 1815 ईस्वी की बात है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। उसी के बगल का देश है पड़ोसी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें भाई ऑस्ट्रिया में होगा तो स्वयं तो भाग लेगा ही। ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस और ब्रिटेन, 4 देश के प्रतिनिधि पहुंचे। याद रखना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 4 देश के प्रतिनिधि, ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस, ब्रिटेन। ऑस्ट्रिया, प्रसा, रूस, ब्रिटेन, 4 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और उसका मकसद था नेपोलियन का विरोध, जिसका हर मीटिंग का, उस मीटिंग का नाम दिया गया वियना कांग्रेस सम्मेलन। क्या? वियना, क्योंकि वियना जगह का नाम है, वहां पे हुआ था, तो वियना कांग्रेस सम्मेलन उसका नाम था। हर सम्मेलन का एक अध्यक्ष होता है जो नेतृत्व करता है। तो भाई जिस देश में होगा वहीं के लोग नेतृत्व करेगा। जैसे भारत में अभी G20 हुआ है, तो अध्यक्षता किसने किया है? नरेंद्र भाई मोदी ने किए हैं। जिस देश में होगा वहीं के लोग करेगा ना। अगला बार ब्राजील में होगा मान लो, तो क्या मोदी जी को करने देगा अध्यक्षता? वहां पर वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति करेगा। गलत कि सही?
तो उसी प्रकार जैसे वियना में हो रहा था वियना कांग्रेस सम्मेलन, जिसमें 4 देश भाग लिया था, तो उसका अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया। तो पूछेगा कि वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। वियना कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ? तो वियना में। वियना कहाँ की राजधानी है? ऑस्ट्रिया की। वियना कांग्रेस सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख। नेपोलियन हट गया गद्दी पर से। जो मेटरनिख था, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, वह बहुत ही पारंपरिक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। उसका सोच बहुत ही अलग था। उसका सोच जो था वह लोकतंत्र का विरोधी था। मेटरनिख क्या था? लोकतंत्र का विरोधी था। वह लोकतंत्र नहीं चाहता था। वह चाहता था, मेटरनिख चाहता था कि लोग गुलामी में जिए। वह क्या चाहता था? लोग गुलामी में जिए, लोकतंत्र स्थापित कहीं ना हो, हर जगह राजतंत्र हो, राजा का शासन हो। वह इसका क्या था? बहुत बड़ा अनुयायी था, राजतंत्र का अनुयायी था, गुलामी का अनुयायी था। वह नहीं चाहता था कहीं पर लोकतंत्र हो, लोग खुल के जिए। इसलिए उस सब ने मिलकर के नेपोलियन को, और नेपोलियन के अंदर क्या था? वह लोगों की सुनता था। इसलिए सब क्या है, सब देश मिलकर के नेपोलियन भाई को हटा दिया। इसलिए उसी दिन को कहा गया नेपोलियन युग की समाप्ति हो गई और मेटरनिख युग की शुरुआत हो गई। समझ में आ गया? वियना कांग्रेस सम्मेलन के बाद नेपोलियन भाई हट गए। हाँ, और नेपोलियन युग की वही उसी के साथ नेपोलियन युग की समाप्ति हो गई। नेपोलियन हट गया और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। मेटरनिख युग की जैसे ही शुरुआत हुई, फिर वही बात पुराना बात शुरू हुआ। क्या हुआ? फिर से उसने जब पहल का लुई 16वां था, उसने जो नियम लगाया था, फिर से उसी नियम को थोप दिया। लोग पुनः राजतंत्र में, गुलामी में फिर से जकड़ गए। नेपोलियन ने लोगों को खुल के जीने का तरीका सिखा दिया था, लेकिन नेपोलियन तो खुद अब हट चुका था, खुद भाग चुका था। अब लोगों के अंदर फिर से वही बात हो गई, गुलामी वाली बात। और लुई 18वां को पुनः फ्रांस का शासक बनाया गया। और मेटरनिख ने, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, वह जर्मनी के भी 2 हिस्सों पर कब्जा जमा करके रखा था। मतलब कि उस समय ऐसा ही चलता था, औपनिवेशिक शासन ज्यादा प्रचलित था। गुलाम बनाकर रखना, अधिकार जमा करके रखना। और मेटरनिख युग जो घोर प्रतिक्रियावादी था, उसने सारे जगह पुनः जो पहला वाला नियम था, सारे नियम को पुनः स्थापित कर दिया। इसके बाद जून 1830 की क्रांति हुई और मेटरनिख बार बार यह प्रयास करता था। जैसे ही मेटरनिख युग की शुरुआत हुई, मेटरनिख का क्या मकसद था? कि लोगों के अंदर में राष्ट्रवाद न जगे। वह बार बार प्रयास करता था लोगों के अंदर में राष्ट्रवाद न जगे। अगर लोगों के, वो जानता था कि एक बार लोगों के अंदर राष्ट्रवाद नेपोलियन ने जगाया था, तो राजा को उखाड़ के फेंक दिया था। अगर दोबारा जगेगा तो हमको भी उखाड़ के फेंक देगा। इसलिए वो बार बार उसका प्रयास होता था कि राष्ट्रवाद न जगे। फिर 1830 में जगा। उसकी कहानी अगले क्लास में। धन्यवाद।